हेलो, अब आ गया। ये अपने आप कैसे अनलॉक हो गया था? हेलो 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 हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन फाइनली इट्स ऑडिबल एंड विडिबल। ऑडिबल एंड विडिबल दोनों है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये लेक्चर नंबर 2 है। और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल तो बस एक ही घंटे क्लास हुई थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज था। आज हमारा जो गोल है, 2 डेज का हमारा आज गोल है, वो ये है कि हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज CHARG, चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब होता है कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है, उसमें चार्ज कैसे दिया जा सकता है, इसको कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना। उसको कहते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसे शुरू करते हैं। जो भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, एक सीक्वेंस में चीजों को लिखते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज, सबसे पहले क्या है? चार्ज, चार्ज इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है वे? तू बॉडी की। कौन से बॉडी? किसी भी बॉडी की हो सकती है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट एक्सपीरियंस और अप्लाई, experience and apply electromagnetic force। कोई बात नहीं, बेसिक बात है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार लिख लिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लिख लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो अप्लाई और एक्सपीरियंस कर सकता है बॉडी, उसी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी होती है, उस बॉडी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम चार्ज। चार्ज डज नॉट हैव डायरेक्शन, समझ रहे हो? चार्ज डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। डज नॉट हैव डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम स्केलर बोल देते हैं, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, इसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, तो हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है, इसको हम स्केलर बोल देते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट इसका होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एंड 1 एम्पियर सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं? कूलम। 1 एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोल देते हैं? कूलम। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, या 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आई गेस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, या 3 होता है बे, एक मिनट कंफर्म करो, नहीं 3 ही है, ठीक। 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, ये इसका सीजीएस यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट होता है इसका, प्रैक्टिकल यूनिट होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU को ही फ्रैंकलिन बोलते हैं। 1 ESU ही आपका क्या है? फ्रैंकलिन है। और यही फ्रैंकलिन आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या है? सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज है। और एक होता है फैराडे, एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। फैराडे is the largest unit of charge. Farad is largest unit of charge. अबे पूरे 7 चैप्टर में जो चीज काम आने वाला है, जो 7 चैप्टर का आधार है, उसके बारे में तो फंडामेंटली सारी बातें हमें पता होना चाहिए ना। कितने तरह के चार्ज होते हैं? तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब बताओ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड,
डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, डिपेंड्स ऑन स्पीड। चार्ज की वैल्यू जो होती है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। इसको क्या कहते हैं हम? इनवेरिएंट। इसको क्या कहते हैं हम? इनवेरिएंट। इसको क्या कहते हैं हम? इनवेरिएंट होना। अच्छा, चार्ज कितने तरह के होते हैं? टू टाइप ऑफ चार्ज। टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेसनेस ऑफ, नहीं, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी, है ना, समझ गए? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अच्छा, और निगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है? निगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है? एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी लिखेगा नहीं, चुपचाप देखेगा। एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चुपचाप देखेगा क्या क्या लिख रहा हूं मैं, समझेगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर सेम नेचर के चार्ज है तो क्या करेंगे? अपोजिट नेचर के चार्ज है तो क्या करेंगे बताओ? अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं? नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं सर? अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, सेम नेचर के रिपेल करते हैं। ये क्या बोलेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। प्लस माइनस अट्रैक्ट, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज कहीं लिखा हो सेम नेचर ऑफ चार्ज तो बोलोगे। अच्छा, अट्रैक्ट में एक और चीज में लिख देता हूं, मस्ट अट्रैक्ट। सर मस्ट अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट ही करेगा, इसके बाद पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर कहीं प्लस माइनस हो तो मस्ट अट्रैक्ट। सेम नेचर ऑफ चार्ज, रिपेल। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का संदेह नहीं। सर रिपेल करते हैं, सेम नेचर ऑफ, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, माइनस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, यहां लिख लेते हैं। कहीं पे भी अगर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा, माइनस चार्ज है तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर रिपेल नहीं होगा, मस्ट रिपेल नहीं होगा, सिंपल रिपेल करेंगे। और ये भी मस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन तुम अट्रैक्ट भी बोलो तो चलेगा। तो अपोजिट नेचर अट्रैक्ट, अपोजिट नेचर अट्रैक्ट और सेम नेचर रिपेल। अब मान लो कि वन इज चार्ज एंड अदर इज न्यूट्रल, वन चार्ज्ड अदर न्यूट्रल, क्या इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? सर आपने तो बोला था कि अगर न्यूट्रल है तो उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। बात तो तुम्हारी सही कह रहे हो, बात तो तुम्हारी सही है कि वन चार्ज एंड अदर न्यूट्रल हो तो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जानबूझ के मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है, नहीं तो तू बोलोगे सर ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है। यहां पे रीजन लिख देता हूं, इंडक्शन की वजह से। एक प्रोसेस आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग का, इंडक्शन। इंडक्शन में बेटा बिना छुए चार्ज हो जाता है ना, बिना टच के चार्ज हो जाता है। तो एक बॉडी अगर चार्ज है और अदर न्यूट्रल है, एक चार्ज है और अदर न्यूट्रल है। अच्छा, इसमें मे भी लिखना सही रहेगा, है ना, ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट करेगा ही, मे अट्रैक्ट नहीं भी कर सकता है अगर इंडक्शन नहीं हुआ तो, और इंडक्शन होगा तो कर जाएगा। इसमें क्या होता है कि मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल है, बताता हूं, ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है सर, जीरो है, हाँ जीरो, नेट चार्ज जीरो है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा खींच लेगी, तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अभी भी इसका नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इफेक्टिवली इससे नेगेटिव चार्ज पास में हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा, और पॉजिटिव से ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ी दूर हो गया, दूसरे कोने में है तो रिपल्सन कम। अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम, तो ओवरऑल अट्रैक्ट कर जाएगा। ये पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अपोजिट नेचर तो अट्रैक्ट ही करेगा, अपोजिट नेचर तो अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन सेम नेचर वाले रिपेल कर सकते हैं। वन चार्ज अदर चार्ज में अट्रैक्ट, एंड सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज पूछे कहीं भी तो रिपेल बोलेंगे, लेकिन ये में अट्रैक्ट हो सकते हैं, सेम नेचर ऑफ चार्ज। क्यों? इंडक्शन की वजह से। मान लो एक बहुत पॉजिटिव चार्ज है, एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है, तो छोटे पॉजिटिव चार्ज की ऐसी तैसी कर देंगे उसको और ओवरऑल अट्रैक्शन कराने लग जाएंगे। तो ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार। तो सर ये तो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ। इन नॉर्मल कंडीशन
सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ही करते हैं, ऐसे सोचना, सेम प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, कोई टेंशन नहीं, रिपेल आपको अट्रैक्ट नहीं बोलना, रिपेल ही बोलना है। सेम नेचर रिपेल, अरे सेम नेचर रिपेल रिपेल रिपेल, सेम नेचर रिपेल 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 रिपेल, मैं रिपेल की रिपेल 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 रिपेल, सेम नेचर रिपेल रिपेल रिपेल, सेम नेचर रिपेल। लेकिन कई स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो कि सेम नेचर इंडक्शन से अट्रैक्ट कर सकते हैं, तब जाके बोला कि हाँ कर सकते हैं, ये हिडन चीज है, कर सकते हैं। तो अब यहां पे आती है श्योर चेक ऑफ चार्जेस। श्योर चेक ऑफ चार्जेस, कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं इसका चेक कैसे करेंगे? श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्सन, चार्ज इज रिपल्सन, श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्सन। क्यों भाई? अट्रैक्शन तो ग्रेविटी भी करा देता है। साला यार ये झोल है। तो कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये अट्रैक्शन से तो पता कर नहीं सकते, अट्रैक्शन से तो पता कर नहीं सकते। किससे पता कर सकते हैं? अगर रिपल्सन हो रहा है तभी चार्ज होगा। अट्रैक्शन तो ग्रेविटी भी करा देता है, अट्रैक्शन तो ग्रेविटी भी करा देता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का झोल है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास तो एग्जिस्ट कर ही सकता है, न्यूट्रल मास, लेकिन कहीं चार्ज है तो वहां पे मास होगा ही, कहीं चार्ज है तो वहां पे मास होगा ही, कहीं भी चार्ज है तो वहां पे मास होगा ही। अच्छा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज को हम क्या बोलते हैं? क्यू बराबर एनी। यहां पे कहीं प्लस माइनस नहीं लगाना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताता हूं, कहीं प्लस माइनस नहीं लगाना। क्यू बराबर एनी, सिंपल क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, सिंपल क्यू बराबर एनी। अगर एन तुम लेते हो -1, -2, -3, -4, तो ये बोलोगे एन उतने नंबर ऑफ डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ना एक्सेसनेस है, सॉरी। अगर एक्स्ट्रा होगा तो माइनस लिखना, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सेस से निगेटिव चार्ज आता है। और एन अगर तुम प्लस ले रहे हो, +1, +2, +3, +4, तो लेना तुम्हारा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है। बस सिंपल इतना। यहां पे फॉर्मूले में कोई प्लस माइनस नहीं, यहां पे फॉर्मूले में कोई प्लस माइनस नहीं है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अच्छा, चार्ज फॉलो स्केलर एडिशन। सबसे पहले चार्ज फॉलो स्केलर एडिशन। चार्ज में कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता क्योंकि वेक्टर है ही नहीं। चार्ज फॉलो स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन, चार्ज फॉलो स्केलर एडिशन। चार्ज स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफरेबल मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर भेज सकते हैं चार्ज, है ना। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब न्यू चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और एनिहिलेटेड, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज इज कंजर्व्ड। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, चार्ज, एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी, एक्सेस चार्ज अगर किसी बॉडी पे होगा, एक्सेस चार्ज on the body, charge on the body resides on the sharp edge मतलब excess charge on the body always on the surface and charge density higher on sharp edge। चार्ज डेंसिटी पर समझाऊंगा ये थोड़ी देर में। हायर ऑन शार्प एज, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। भाई साहब ये क्या लिख दिया बे, एकदम पूरी बायो वाली चीजें कर दी देख। चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, तो इसमें लगभग सारी बातें आ गई, इसमें सब लगभग सारी बातें आ गई। देखो लगभग सारी बातें आ गई। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है, एक पेज पे लिख के और चिपका लेना कि चार्ज की सारी मोटा बात यहां पे आ गया। देखो, चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस और अप्लाई करता है। चार्ज डज नॉट हैव डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर है, इसलिए स्केलर एडिशन फॉलो करेगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज 1 एम्पियर पर सेकेंड होता है, कूलम। CGS यूनिट 1 कूलम होता है, ये है प्रैक्टिकल यूनिट है। चार्ज इज इनवेरिएंट भी आ गया। 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, प्लस मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
माइनस मतलब एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं, मस्ट अट्रैक्ट ही करेंगे। अपोजिट में इंडक्शन से भी अट्रैक्शन ही होगा, अपोजिट अट्रैक्शन। सेम नेचर रिपेल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सेम नेचर अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडक्शन से? पूरी बात पूछे तो बोले कि हाँ कर सकते हैं। एक न्यूट्रल एंड अदर चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्सन। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड, चार्ज इज फॉलो स्केलर एडिशन, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज कंजर्व्ड। एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी ऑलवेज ऑन द सरफेस एंड चार्ज डेंसिटी हायर ऑन द शार्प एज। चार्ज को शार्प पॉइंट ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, बताओ बताओ, सारी चीजें लिख दी क्या? सारी चीजें लिख दी क्या? पूरी बायो फीलिंग आ रही है? ठीक है, सब चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का झोल है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का झोल है। वाह यार, मुझे खुद अच्छा लग रहा है देख के। पूरी बातें लिख दी ना यार, इतनी बातें हो गई मतलब आप चार्ज के बारे में आपको सब समझ में आए। अब आते हैं फटाफट सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए, ये पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाई। न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाई। एक न्यूट्रल बॉडी को निगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाई गिविंग सम एक्सेस प्रोटॉन, गिविंग सम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज रिमूविंग सम प्रोटॉन। सम प्रोटॉन निकाल देंगे तो भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है, क्या लगता है? 5 ऑप्शन है, 30 सेकेंड का टाइम। न्यूट्रल बॉडी है मतलब न्यूट्रल बॉडी में ऐसा नहीं कि निगेटिव चार्ज नहीं होंगे, जितने निगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव होंगे। तो सम एक्सेस प्रोटॉन, तो इसको और प्रोटॉन दे दिया। तो सबसे पहली बात, प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, न्यूट्रॉन से कोई चार्ज आएगा नहीं। गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। रिमूविंग सम प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं हटा सकते। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, हटा सकते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज देती है। तो मेरे हिसाब से आंसर थर्ड आ रहा है। तुम्हारे हिसाब से भी आई रहा होगा, इसमें क्या है? तुम्हारे हिसाब से भी यही आ रहा होगा यार, 90.35। ये कौन है जो रिमूविंग सम प्रोटॉन? गोली मार दूंगा इस लोग को। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल बाई। पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल। पहले से पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रल बनाना है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसको दे दो तो न्यूट्रल बन जाएगा। बॉडी पहले से पॉजिटिवली चार्ज है और उसको हमें न्यूट्रल बनाना है, तो कंसेप्चुअली हमें क्या करना है? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो सम एक्सेस इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, कुछ इलेक्ट्रॉन दे दोगे मिट जाएगा। गिविंग सम इलेक्ट्रॉन, पहला आंसर आएगा। गिविंग सम प्रोटॉन तो और पॉजिटिव हो जाएगा। गिविंग सम, रिमूविंग सम प्रोटॉन, देखो ये पॉसिबल है नहीं, यही आएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, देन बॉडी बिकम्स। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बॉडी मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। अगर हम चार्ज कर रहे हैं, अच्छा ओ एक मेजर पॉइंट इसमें छूट गया यार, मैं सोच रहा था कुछ तो कहीं छूटा है ना। इन ड्यूरिंग निगेटिव चार्ज मास इंक्रीजेस। ड्यूरिंग निगेटिव चार्ज, ड्यूरिंग निगेटिव चार्जिंग मास इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस। ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्जिंग mass decreases. During negative charging mass increases, during positive charging mass decreases. तुमने भी नहीं बताया कि ये छूट गया सर, भी तो है बकलोल। During charging of the body mass of the body increases, then body becomes, mass increases तो negative charge थर्ड आएगा। चलिए, कल मैंने बताया था, आज बोर्ड पे नहीं लिखा ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस फ्रैंकलिन और ये एक ही चीज है। एक सवाल बनाया था पिछले साल लक्ष्य में, पिछले साल के लक्ष्य में, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस, पहला ऑप्शन दिया फ्रैंकलिन, दूसरा ऑप्शन दिया ईएसयू, तीसरा दिया फैराडे और चौथा दिया ईएमयू। फिर आंसर दिया ईएसयू। चाचा को पता ही नहीं था कि ईएसयू और फ्रैंकलिन एक ही चीज होता है। ठीक है, बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, देन इट मीन्स दैट बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, लॉस्ट सम, गेन, लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आती है, कोई खास बात नहीं है। क्या है?
बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, देन रिपीट कैसे हो गया? चलिए देखिए, श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यस, बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, इसका श्योर चेक कौन करता है? श्योर चेक ऑफ चार्जिंग इज प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। नहीं भाई, प्रोसेस रिपल्सन बिटवीन द बॉडीज। यस, अट्रैक्शन तो ग्रेविटी भी करा सकता है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो चार्ज होगा, ये कौन सा तरीका है भाई? रिपल्सन बिटवीन बॉडीज। अगर बॉडी रिपेल कर रही है, बॉडी रिपेल कर रही है तो चार्ज होगी, अट्रैक्ट कर रही है तो चार्जिंग की गारंटी नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन ग्रेविटेशन से भी हो सकता है। रिपेल कर रही है तो चार्ज की गारंटी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब गलत पूछा, नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन द बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, हाँ तो ये वो है क्वांटाइजेशन। चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी भी सही है। नेट चार्ज ऑन द बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्वेशन, अभी पढ़ाऊंगा। और चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। नहीं, चार्ज को एनर्जी में थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ज तो चार्ज है, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को एनिलेट नहीं कर सकते, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि एनर्जी पैदा कर दोगे, फक एनर्जी अलग कंजर्व होता है, चार्ज अलग कंजर्व होता है, दोनों को ओवरलैप नहीं कर सकते। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट वाउचर, करेक्ट वाउचर। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बक charge is a particle increases with increase its velocity. Charge of a particle does not change with increase in velocity. Charge की वैल्यू, charge on the body is always integral multiple of certain electric charge चाहिए। charge on the body is always positive और जीरो पर 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 चलिए करिए फटाफट। ऐसे सवाल में पोल मांग रहा है भाई, थोड़ी भी शर्म नहीं आई, ऐसे सवाल में पोल मांग रहा है। इसमें पोल में टिक करके रैंक देख के टाइम ही खराब हो गया है। इसमें पोल तोड़ दूंगा। गधा, कभी कभी मुझे डाउट होता है यार। अच्छा वो होंगे ना फर्स्ट ड्रॉपर, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे होंगे, 10वीं के बच्चे होंगे, पोल ना पोल। दिस द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इसमें से निकालना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस पे पोल करा लो, इस पे पोल करा लो, टाइमलेस पोल करा लो, चलो करो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, देख के कर नहीं सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। ले कर। दिस द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, कर। लगा थोड़ा गणित, गणित लगा तो क्या करेगा सर? Q बराबर एन ही रख दो। Q की वैल्यू ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 बराबर एन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, इसको भी ई की भी वैल्यू रखना है, मैग्नीट्यूड, इसमें प्लस माइनस मत रखना है ना, ई का मैग्नीट्यूड रखना है। अगर तुमसे बोले कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एन को माइनस, और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एन को प्लस, इतना मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ये से कट जाएगा और ये इधर जाएगा तो -19 उधर जाएगा, +19 बन जाएगा, मतलब 10 आएगा, एन बराबर 10। तो ये तो पॉसिबल है, एन होल नंबर में आ रहा है। 1.6 इन 10 टू दी पावर 19 ये भी पॉसिबल है। इसको चेक करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -20 ये क्यू की जगह पे रख दिया। एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये इससे कट जाएगा। तो एन बराबर है 10 का पावर -20 बटा 10 का पावर -19। तो कटेगा तो 10 का पावर -1 आ जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि 0.1 आ रहा है। 0.1 तो फ्रैक्शन में है, तो सी आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए कि सी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 70% लोग कर पाए, बाकी 13% लोग कह रहे हैं नॉन ऑफ दिस। यार गधे हो गया, मतलब इस सवाल में क्यू बराबर एन ही लिखने में भी लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है सो 11% लोग कह रहे हैं ए पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि देखो सर 1.6 फ्रैक्शन में है, डैश। ये देखो, ये क्यू बराबर 0.34 ऑफ कूलम, पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल ऑप्शन ए, नॉट पॉसिबल ऑप्शन बी। ये करो, सिर्फ ए और बी में जवाब देना है। 2 ही ऑप्शन है इनफैक्ट, सिर्फ ए और बी में जवाब देना है। क्यू बराबर 3.4 कूलम, फ्रैक्शन में 0.34 ऑफ कूलम, सिंपल। बताइए
चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या है 0.34 ऑफ कूलम, 0.34 ऑफ कूलम। यस दिस इज पॉसिबल। 71% लोगों ने, कल से मैं मेहनत करते आ रहा हूं और कल से कितनी बार रिपीट कर करके समझाया, तब जाके 71% लोगों के दिमाग में उतरा बात। और अभी भी लगभग 30% जनता, 27% जनता, 27% जनता अंधेरे में जीवन जी रही है। अभी भी उसके दिमाग से पुराना कंसेप्ट बाहर नहीं आया। भाई मेरे, चार्ज को देख के नहीं बताते कि वो पॉसिबल है कि नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ता है। Q बराबर 0.34 कूलम है, तो Q बराबर हम नहीं लिखते हैं, हाँ, चेक करने के लिए कि n हमारा होल नंबर में आएगा कि फ्रैक्शन में आएगा। अब यहां पे 0.34 कूलम है, तो Q को लिखेंगे 0.34 कूलम इज इक्वल टू n, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम काट दे। अब n बराबर आपका आएगा 0.34 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा, इसको तू लिख सकता है 34 बटा 160। लिख ले, क्या हो गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले ले, 160 हो गया। तो पॉइंट हटा दे, ये हटा दे ना पॉइंट, तो 34 बटा 100, और 100 को गुना करेगा 1.6 से तो 160 आ जाएगा, और 10 का पावर +19 आ गया। 10 का पावर +19 को लिख सकता है 34 बटा 16 इंटू 10 का पावर 18। अब बेटा 34 बटा 16 अगर तुम्हारा आता भी है 2.1, है ना, ले 2.1 लिख लेता हूं, 34 बटा 16 है तो 2.1 इंटू 10⁻18। अगर 10 के पावर 18 से इसको गुना करूंगा, मतलब 10 ही से गुना करता तो 21 हो जाता, और 10 के पावर 18 से मतलब ये कितना भी फ्रैक्शन में डिजिट आता, लेकिन 10 का पावर +18 इतना बड़ा नंबर है कि उसको होल नंबर बना ही देगा। मतलब n तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है कि होल नंबर में आ रहा है। यार क्यों, मान ले 2.1 है तो एक जीरो नीचे उठा ले, तो 21 इंटू 10 का पावर 17 हो गया। अगर इनफैक्ट 2.00001 या 2.13698 फीट कुछ भी होता, तो 10 का पावर 18 डिजिट, 10 का पावर 18 का मतलब है कि 18 डिजिट फ्रैक्शन को ये होल नंबर बना देगा। 18 डिजिट तक जो फ्रैक्शन होता है उसको होल नंबर बना देगा। तो चार्ज तो पॉसिबल है ही, चार्ज तो खुद दौड़ के पॉसिबल है, चार्ज दौड़ दौड़ के पॉसिबल है, कूद कूद के पॉसिबल है। तो यहां पे एक बात समझिए, यहां पे एक बात समझिए कि Q बराबर, जब मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूं, कोई चार्ज की वैल्यू लिखता हूं, जैसे मैंने लिख लिया मान लो कि 1/10 कूलम, तो पॉसिबल है कि नहीं? हाँ पॉसिबल है, करके देख लो। Q बराबर 1/200 कूलम, पॉसिबल है। Q बराबर 1.1 कूलम, पॉसिबल है। Q बराबर 1.3789 कूलम, पॉसिबल है। Q बराबर 36,000 कूलम, पॉसिबल है। तो सर ये कोई भी चार्ज आप तो बिना चेक करे पॉसिबल लिख रहे हो? हाँ, क्योंकि ये चार्ज इतनी बड़ी है ना कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो होल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू इतनी बड़ी है। इसमें बहुत बड़े नंबर, देखो इतना चार्ज क्रिएट करने के लिए 0.34 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए यहां पे n की वैल्यू कितनी आई है? 21 इंटू 10 का पावर 17, और 21 इंटू 10 का पावर 17 एक बड़ा नंबर है। तो ये चार्जेस बहुत बड़े होते हैं। तो पता चेक कहां करना होता है? जब तुमको चार्ज ये दे दे Q बराबर 4.8 इंटू 10 का पावर -17 कूलम, अब बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? तो -17 -16 तक ये डिजिट आगे पीछे हो तो चेक करना होता है। अगर मैं ये बोल दूं Q बराबर 3.1 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, अरे साला पॉसिबल है, क्या बात कर रहे हो? हाँ पॉसिबल है, करके देख। n इतना बड़ा आएगा ना कि वो 6-7 डिजिट तक फ्रैक्शन को वो होल नंबर में बना ही देगा। 10 का पावर -11 इधर है, उधर क्या होगा? Q बराबर एनी में, सर Q बराबर नहीं रखेंगे तो यहां पे 10 का पावर -19 आएगा। अब 10 का पावर 19 जो आएगा उसको उधर ले जाएंगे, और उधर क्या है? 10 का पावर -11, तो 10 का पावर +8 आएगा। थोड़ा सा गणित प्लीज, थोड़ा सा गणित। तो सर ऐसे तो आप कोई भी चेक नहीं करोगे? नहीं करूंगा, और तुमसे सवाल भी नहीं पूछते हैं ऐसा। 10 का पावर -10, 10 का पावर -11, 10 का पावर -8, एक आध ये पूछेंगे तो लपक के बोलोगे कि सारे पॉसिबल है। हाँ, -17 -18 -19 तक चेक करना होता है। उसके बाद 14 में -13 में -13 10 का पावर 19 के कंपेयर में कितना बड़ा हुआ? 1 मिलियन, 10 का पावर 6 गुना बड़ा हुआ। अबे भैंस बुद्धि, अगर कहीं 10 का पावर -13 लिखा है 1.1 इतना कूलम, और इधर 1.6 इंटू 10 का पावर 19 माइनस में,
तो इसको जब उधर ले जाओगे तो 10 का पावर 6 कट के आएगा। तो 10 का पावर 6 डिजिट तक अगर फ्रैक्शन होगा ना तो उसको होल नंबर में मल्टीप्लाई करके बना दे। भैंस बुद्धि। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। कई बच्चे पता ना कूद जाते हैं कि सर मेरा देखो आ रहा है n बराबर 1.1 3 4 7 8 9 1 6 3 2.4। अब बताओ सर ये फ्रैक्शन में है कि नहीं? नहीं है। बागर बुद्धि है क्या यार? हाँ मतलब हुआ है ऐसे इंसिडेंट, लास्ट टर्म में कभी कभी हुए हैं। यहां तक ले आते हैं, बोलते सर देखो आपने दिया था 10 का पावर -13 इंटू 6.76 गुना 10 का पावर -13 कूलम। इसको जब हमने इससे फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हमारा आ रहा 1 1 3 4 7 8 9 1 6 3.4। सर देखो फ्रैक्शन में डैश है ये सारे। मतलब उस समय मेरा मन करता कि मैं सुसाइड कर लूं और दुनिया से चला जाऊं, मैं फालतू में जी रहा हूं और मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। चलो देखो ना सर ये नहीं है फ्रैक्शन में क्या? अरे नहीं है, ये कितना बड़ा नंबर है। इसको लिखना होगा तो तुम लिखोगे 13 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 का पावर 8 डैश फ्रैक्शन में है ये। तू जब बात करेगा बोलेगा मेरे पास 13 करोड़ 80 लाख 85,000 90 और 25 पैसा है। अरे 25 पैसा की बात ही कहां हुई जब इतनी बड़ी नंबर आ गई। तो क्या इकाई दहाई 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अब इतने अरबों इलेक्ट्रॉन जहां पे बैठे हैं वहां पे इसके लिए रोकोगे तुम। तब होता है जब तुम लिखो 13.4 तब बोलोगे फ्रैक्शन है। ये 208.6 तब बोलो फ्रैक्शन है। अब यहां पे जाके फ्रैक्शन बोल रहे हो यार। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। जन्म से ही तुम बायो हो, स्टार्टिंग से ही बायो रह गए तुम। ज्यादा एकदम सीरियस मैथमेटिक्स है ना ये। ले क्यू बराबर 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17 है। तो इसको चेक करो, -14 -15 से बड़े पावर मतलब -15 से बड़े -14 -14 से बड़े -12 -11 -8 -10। ये सब चेक करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ठीक है, ये आपका एम स्टार। ये एक सोच है ना, आपने सोच के ये चीजें निकाली, इस सोच को एम स्टार बोलते हैं। -17 -18 तो चेक करोगे। अच्छा इसी में मैं अगर रख दूं -20 कूलम तो ये गलत ही होगा, इसको भी चेक मत करो। सर क्यों? क्योंकि 10 का पावर -19 से 1.6 इंटू 10 का, अच्छा ये फ्रैक्शन भी 1.6 इंटू 10 का पावर 19 से छोटा चार्ज तो पॉसिबल नहीं है। और तुम देख रहे हो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 क्या पॉसिबल होगा? क्या पॉसिबल होगा? बताओ, सोच के बताओ ये पॉसिबल होगा? तो 16 या 48 16 32 16 48 ये तो 3 गुना हुआ, लेकिन ये 10 गुना कम हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। देख के बोलोगे नॉट पॉसिबल, देख के बोलोगे नॉट पॉसिबल। सर कैसे पॉसिबल हो जाएगा ये? 10 का पावर -19 इंटू 1.6 से छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता, और 10 का पावर -20 और छोटा हो गया ना, तो देख के बता सकते हो नॉट पॉसिबल। इसमें भी देखना, तुम में से बहुत घनघोर बायो हो। वो क्या करते हैं कि मान लो कहीं लिखा मैंने 32 इंटू 10 टू दी पावर -20 कूलम, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? फटाफट। ऑप्शन ए नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि -19 से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी पॉसिबल, -19 से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, तो -19 से छोटा चार्ज होगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। देखो ये कह रहे हैं ना 1.1 कैसे पॉसिबल है? चाचा मोहन 1.1 कूलम है, 1.1 कूलम को रखे नहीं के बराबर 10 का पावर -19 है ना, सेट कर देगा उसको। 1.1 को 10 का पावर -19 सेट कर देगा। कैसे पॉसिबल है? सॉल्व करके बेटा। और तुम्हें किसी में भी डाउट हो ना, एक चीज और बता दो, ये छोटा सा एम स्टार मैं तुम्हें बता दूं, किसी में भी डाउट हो कि कौन कैसे पॉसिबल है, सीधा क्यू बराबर ए नहीं रखते और सॉल्व कर। सीधा क्यू बराबर नहीं रखते, सॉल्व कर। सीधा क्यू बराबर नहीं रखते, सॉल्व कर। अब क्या होता है कि मैंने सवाल दिया तो 10 का पावर -19 से ये छोटा पावर है, तो चलो सर इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, सर आपने बताया था नॉट पॉसिबल, और सीधा ए आंसर दे देगा। देखना, और ए आंसर दिए 50% लोग, ए आंसर दिए हैं देखो 50% लोग, और एक्चुअल में पॉसिबल कितने परसेंट लोग हैं? 48% लोग। 48% लोग सही है, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है मतलब
ये पॉसिबल है। और इस गधों के सरदार है ये जिनुरा अंसारी, तनवीर रजा, दीपांशु मीना, प्रेम यादव जी, अंकुश प्रधान, इन सारे भाइयों को मैं चप्पल से सलाम देना चाहता हूं। मतलब मैं एक वीडियो ऐसे ही चप्पल मारा था तो 20 मिलियन चला गया था, पता नहीं कितनी और कितनी गाली खाई मैंने उस वीडियो पे। लेकिन कोई भी दुनिया वाला कितना गाली दे दे, लेकिन मैं इस बायो को न मारू, ये कैसे हो सकता है? रे घामर बुद्धि, दिमाग बेच के मतलब भुजा खा गया है क्या? चमन, चप्पल मारो इन सबको। क्यू बराबर एनी, तुम्हें डाउट है तो क्यू बराबर एनी लगा, चार्ज की वैल्यू बोल। सर क्यू बराबर एनी हमारा चेक करने का फॉर्मूला, हमको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चार्ज कैसे पॉसिबल है तो हम लिखेंगे क्यू बराबर एनी। हमको नहीं समझ में आएगा कौन सा चार्ज कैसे पॉसिबल है तो हम लिखेंगे क्यू बराबर एनी। इसी से तो चेक करते हैं। क्यू कितना दिया है सर? क्यू दिया है 32 इंटू 10 का पावर माइनस 20 बराबर एन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब यहां पर ध्यान से हम देखें तो 10 का पावर 19 से 10 का पावर माइनस 20 को कट करेंगे तो 10 का पावर माइनस 1 आएगा। हाँ, 10 के पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/10, मतलब 32/10 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6। 32/10 हो जाएगा 3.2, 3.2 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6। 1.6 को 3.2 कटेंगे 2, एन बराबर 2 आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से इतनी चार्ज आती है, एन बराबर 2 आ गया। दूसरी बात मैंने बोला था कि बिल्कुल 10 का पावर माइनस 19 से छोटा चार्ज नहीं होगा, लेकिन वो था 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये 1.6 से 20 गुना किया और इसको 10 गुना कम कर। तो मैं सिर्फ पावर का गेम थोड़ी ना बोल रहा था कि इससे छोटा चार्ज नहीं होता, मतलब 10 का पावर माइनस 19 कूलम से छोटा चार्ज नहीं होता कि 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से छोटा चार्ज नहीं होता। मैंने बोला था कि सबसे मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज है ना किसी भी बॉडी पे, वो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। तो ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब साले यहां पे कम किया लेकिन इसको तो बढ़ा दिया। अच्छा चल, यहां पे गलती हो गई, समझा दिया, सब ठीक है। पता है गुस्सा कब आएगी? जब फिर बोलेगा कि सर हमको समझ नहीं आए, सर इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए। आपने तो बोला था 10 का पावर माइनस 19 से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, 10 का पावर माइनस 20 पॉसिबल नहीं है। फिर 10 का पावर माइनस 20 नहीं बोला मैंने बोला 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से छोटा चार्ज नहीं है। क्या ये इससे छोटा नंबर है? नंबर देखना नहीं आता तुम्हें, और तुम अगर कह रहे हो ना कि हम कंफ्यूज हो गए, तो तुम फिजिक्स में और इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए, तुम्हें 2 4 6 नहीं समझ में आता है। तुम्हें 2 4 6 में नहीं समझ में आता है। 2 मिनट समय ले लो, शांत मन से सांस लो, मुझे भी जरूरत है, गहरी सांस, और फिर बैठ के सोचो कि ये बड़ा नंबर है 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 या 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 बड़ा नंबर है। आराम से सोचो, और वो जब सोच लो उसके बाद बोलो कि सर ठीक है, हमको छोड़ो, हमको कोई मतलब नहीं, हम कोई भी चार्ज दिया होगा क्यू बराबर नहीं कर देंगे। तुम छोड़ो, जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और बाकी चीज सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, भरोसा रखो थोड़ा मेरे पे, कसम से बोल रहा हूं, इससे बाहर तुम्हें किसी चीज की नीड नहीं पड़ेगी। इतना सोचना ही नहीं है, क्योंकि दिमाग है ही नहीं, कहां से सोचेगा साला भैंस बुद्धि। एक काम कर, क्यू बराबर है नहीं, क्यू की वैल्यू रख 32 इंटू 10 का पावर माइनस 20, 32 इंटू 10 का पावर माइनस 20 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। सॉल्व कर, 10 का पावर माइनस 19 से 10 का पावर माइनस 20, 10 का पावर माइनस 1 आएगा। 10 का पावर माइनस 1 मतलब 1/10, 32/10 n इंटू 1.6। 32/10 को बोल सकते हैं 3.2, 3.2 बराबर n इंटू 1.6, 1.6 से 3.2 2 कटेगा, n बराबर 2 होल नंबर आ गया। पॉसिबल है, खत्म, पॉसिबल है, खत्म। ठीक है भाई, बड़ा दुख दीना तो कैसा है यार, कसम से। चलिए तो देख, एक चीज ये देख, Q बराबर 1.1 E, ये चार्ज गिवन है, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं?
अभी बोला था ना 1.1 कैसे पॉसिबल है, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, बता। क्यू बराबर एनी रख, उसको चेक कर। क्यू बराबर एनी रखो, उससे करो चेक। क्यू बराबर एनी रखो और उससे करो चेक। चलिए बताते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बी आएगा। 65% लोगों का सही है, 65% लोगों का सही है, और 65% लोगों का सही है। अभी भी लगभग 34% लोगों का गलत है। इसको पॉसिबल कर दिए। अबे नींद में पढ़ रहा है क्या, नींद में पढ़ रहा है क्या? ई और सी में कोई फर्क नहीं है क्या? चार्ज को लिखा है 1.1 टाइम्स ऑफ ई। अब इसको चेक कर, क्यू बराबर एन ई होता है। क्यू कितना दिया है? 1.1 ई बराबर एन ई। तो ई से ही डायरेक्ट कट जाएगा, ई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे आ रहा है एन बराबर 1.1, जो कि एक फ्रैक्शन है। साला क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में इसके तेल निकल गई है। फिर आगे क्या पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बे, पूरा बायो है ना। Q बराबर 1.1 ई होना और Q बराबर Q बराबर 1.1 कूलम होना, काला अक्षर बैच बराबर। 19-20 का तो फर्क है, एक ही जैसा तो है, बात बराबर कर दू। अरे कान खजूरा, ये 1.1 ई है और ये चार्ज लिखा है 1.1 कूलम। इसमें चेक करेगा तो Q बराबर यानी 1.1 कूलम इज इक्वल टू एन। ई और सी तो कटेगा नहीं, तो ई की वैल्यू रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इससे कटेगा। तो एन बराबर आ जाएगा 1.1 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर प्लस 19। ये सब की ऐसी तैसी कर देगा, मतलब ये पॉसिबल है। 10 का पावर प्लस 19, बाप रे बाप, इससे कौन पंगा ले। वो पॉसिबल है, 10 का पावर प्लस 19 है, वो 1.1 कूलम पॉसिबल है, ये 1.1 कूलम पॉसिबल। और यस, ये दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल कि ये 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख का फर्क है। देख, ये 1.1 ई 1.1 आया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये समथिंग 1.1 इंटू 10 का पावर 19 आया है। चल अब कर, बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इसमें से आपको बताना है कौन सा चार्ज पॉसिबल है। हाँ, 45 सेकेंड का समय देता हूं और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। प्लस 19 कैसे? गलती से बेटा, उधर -19 है, वो जब साइड चेंज करके इधर आएगा तो प्लस 19 ही होगा ना। करिए इधर, तो 1 कूलम बटा 100, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये होगा 0.01, क्या होगा ये? 0.01 ऑफ कूलम, ये पॉसिबल है। 1 ई बटा 50 मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल है। ये कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉनिक बटा 50 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का 50वां हिस्सा। 4.8 इंटू 10⁻23, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि -19 से -20 -21 बहुत छोटा हो गया और ये डिजिट भी सिर्फ 4.8 ही है, तो ये नहीं होगा पॉसिबल। एंड 1.56 इंटू 10⁻18, इसको चेक करो क्योंकि -18 है, तो Q की वैल्यू 1.56 इंटू 10 का पावर -18 बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ये इससे कटेगा, तो जब इसको इससे काटोगे ना तो यहां पे 10 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये छोटा, ये बड़ा नंबर है, ये इससे 10 गुना बड़ा है।
ऐसे समझो 10 का पावर -19 इधर आएगा तो 10 का पावर +19, 10 का पावर +19, 10 का पावर -18, तो 10 का पावर एक ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा तेरा 10 को 1.56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15.6 डिवाइडेड बाई 1.6 बराबर n। अब ये 15.6 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन में आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो पहला आंसर, बढ़िया सवाल है, सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है। बच्चे कह रहे थे डी पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है, कहां डी पॉसिबल है बेटा, नॉट पॉसिबल है, सब तुक्काबाजी चली, तो कोई बात नहीं, मतलब 77% लोग सही कर रहे हैं, अब क्या जान लोगे, सबको थोड़ी ना सेलेक्ट करा सकते हो। सेवेंटी सेवन मतलब लगभग 90% लोगों ने सही कर लिया। अब ये है, इसमें चेक करना है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज एग्जिस्ट मतलब कौन सा पॉसिबल है, एग्जिस्ट मतलब कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बहुत सारे चार्ज मैंने लिख दिए, इसमें चेक करिए। तो पहला 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.6 का फैक्टर वही रहेगा, इसको पावर को 10 गुना कम कर दिया, पॉसिबल नहीं है। 3.2 तो 16 दूना 32 और ये पॉसिबल है। 3.24 इंटू 10 का पावर -16 तो 1000 आ जाएगा, इसको चेक करना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल है। वो 4.67 ऑफ कोलंबिक चार्ज, क्यूब और एनी से करोगे तो 10 का पावर -19 रह जाएगा, इसकी ऐसी तैसी कर देगा, ये तो पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3.41 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये पॉसिबल है। अगर तुम इसको सॉल्व करके बोल दो सर हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आएगा 6-7 डिजिट बाद, उसका कोई मतलब नहीं है, ये पॉसिबल है, ये चेक करना पड़ेगा। क्यूब और एनी से 16 3 48, ये पॉसिबल नहीं आएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब एक वो चेक करना है बस, सी वाला मैं चेक कर लेता हूं, और कोई भी डाउट में नहीं सुनूंगा, किसी में भी डाउट है ना तुम्हें तो क्यू बराबर एनी लगाओ, किसी में डाउट है क्यू बराबर एनी लगाओ। 1.6 सॉरी कितना है चार्ज, 3.24 इंटू 10 टू द पावर -16 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 10 का पावर -19 से 10 का पावर 16 काटोगे तो 10 का पावर 3 आएगा, तो 10 का पावर 3 3.24 इंटू 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 1.6। तो ये हो गया कुछ 324, इसको ऐसे करो ना, 10 का पावर 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 324/100 इज इक्वल टू 10 का पावर 3 16/10, इससे ये काट दो, 10 से काटो तो 10 का पावर 2 इंटू एन भी है, तो एन बराबर होगा 324/16 गुना 10 का पावर 2, 16 दूना 32, 324 तो 160, 320 फ्रैक्शन में ही आएगा यार, ये तो नॉट पॉसिबल आ रहा है, क्योंकि 324 को 16 से काटो तो 16 दूना 32 होता है ना, तो 320 आ जाएगा उधर, और 10 का पावर 2 है, डिपेंड करता है कितने फ्रैक्शन में आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 324 डिवाइडेड बाई 16 20.25, दो ही डिजिट है, ठीक है, 20.25 आ रहा है, और गुना 10 का पावर 2 ये है, तो 10 का पावर 2 इससे कैंसिल होगा, 20-25 आएगा, पॉसिबल है। दो ही फ्रैक्शन आया था और 10 का पावर उधर 2 था, तो होल नंबर में कर दिया इसको, ठीक है ना, तो सही आ रहा है, 20-25 आ रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, और सुनो मैं क्यों बताऊं, एक बार सुनो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, किसी में भी तुमको डाउट है ना, सिर्फ क्यू बराबर एनी लिखो, और सी और ई में फर्क देख के लिखना, बस सी और ई में फर्क देख के लिखना, बस कुछ मत करो, क्यू बराबर एनी करो, कुछ मत करो, क्यू बराबर एनी करो, जिसमें तुम्हें डाउट है, जो समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिसमें डाउट है क्यू बराबर एनी करो, बस, है ना, क्यू बराबर एनी करो, समझ गए बात को। तुम कह रहे हो डाउट है, तो लिखने से खत्म हो जाएगा क्या डाउट, लिखने से डाउट खत्म हो जाएगा क्या, क्यू बराबर एनी करो, डाउट नहीं बचेगा, सिर्फ क्यू बराबर एनी करो, सिर्फ क्यू बराबर एनी करो। देखो नेक्स्ट, चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी इज 10 इलेक्ट्रॉन is removed from that body. अच्छा, charge developed on the body if 10 electron is removed from the body, ये सवाल है। चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी इफ 10 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब सुन, Q बराबर एनी, बेटा मैंने बताया था, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं
तो मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए n हम +10 लेंगे। Q बराबर Ne में n निगेटिव लेंगे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे, और n पॉजिटिव लेंगे जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। n पॉजिटिव लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप +10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। ये आ गया, कोई खास बात नहीं है। एक बढ़िया सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सही है। तो चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, सही है। अ पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव जीरो चार्ज। पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास, नॉन जीरो रेस्ट मास मतलब रेस्ट मास कुछ है, कैन हैव जीरो चार्ज। हाँ, पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास मतलब उसके पास मास कुछ है, कैन हैव जीरो चार्ज। हाँ, न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी का ही डेफिनेशन तो है, न्यूट्रल बॉडी का डेफिनेशन है। पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास मतलब मास नहीं है, मास जीरो। कैन हैव नॉन जीरो चार्ज, क्या वो चार्ज हो सकता है? क्या चार्ज नॉन जीरो हो सकता है? नहीं भाई, मुझे मेरे हिसाब से यही रॉन्ग लग रहा है, यही रॉन्ग लग रहा है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी पे जितने आपने सवाल कर लिए, इससे ज्यादा सवाल आज तक बने ही नहीं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें से कौन सा चार्ज का यूनिट नहीं है? माइक्रोफेराड, फेराडे तो है, स्टैट कुलम भी है, कुलम भी है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यही है, स्टैट कुलम। फेराड नहीं है, माइक्रोफेराड एक कैप्स्टर का यूनिट होता है। आंसर आपका आ जाएगा 1, ये इसका चार्ज का यूनिट नहीं है, ये चार्ज का यूनिट नहीं है। अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर a charge of 19.2 into 10⁻⁻19 coulomb. Find the number of electron lost by the glass rod. Lost by the glass rod. Number of electron. कुछ नहीं करना, Q बराबर Ne है, जहां पे चार्ज जो डेवलप हुआ वो दिया है 19.2 है, 19.2 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इससे कट जाएगा। अच्छा, n यहां पे n, तो n बराबर हो जाएगा 19.2 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको लिख सकता हूं 192/16। ये 8 मतलब भी आएगा, 16 × 5 = 80, 160 नहीं 10, 10 × 12 12 आएगा क्या? 12 आएगा क्या? सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है मुझे। ये दोनों सवाल अपन ने कर लिया अभी अभी। बड़ा आएगा क्या भाई? चलो ये बताओ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू क्रिएट 1 कूलम चार्ज। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू क्रिएट 1 कूलम चार्ज। ट्रांसफर्ड मतलब एक्सेसनेस या डिफिशिएंसी कुछ भी हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो Q बराबर नहीं 1 कूलम चार्ज बोला है, तो चार्ज 1 कूलम इज इक्वल टू n हमें निकालना है, और सॉरी n ही ना, n हमें निकालना है, और E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो आप लिख सकते हो 10 का पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। 10 बाहर निकाल लो तो 10 इंटू 10 का पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6। अब 10 को 1.6 से अगर डिवाइड करोगे तो बताओ कितना है? 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो 6.25 आएगा। 10 को अगर 1.6 से डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18। तो ये तुम्हें होल नंबर दिख रहा है कि फ्रैक्शन दिख रहा है? 6.25 6.25 इंटू 10⁻18 तुम्हें होल नंबर दिख रहा है या फ्रैक्शन दिख रहा है? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो ये तुम्हें होल नंबर दिख रहा है कि फ्रैक्शन दिख रहा है? 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 ये होल नंबर है कि फ्रैक्शन है? सबसे पहले तो ये बताओ, ये होल नंबर है या फ्रैक्शन है? बताओ चेक करके, ये होल नंबर है या फ्रैक्शन? तो गलती से भी कोई फ्रैक्शन बोला ना, यहीं से उठा के चप्पल मारूंगा। तो होल नंबर है, 10 का पावर 18, चाचा बैठा है वहां, 10 का पावर 18 चाचा बैठा है वहां, होल नंबर। वेरी गुड, कोई फ्रैक्शन नहीं बोला। चल कम से कम इतनी गणित तो सीख गया तू। बायो यो मैं बायो यो मैं बायो यो मैं बायो यो का हो गया। चल इधर देखा, इधर देखा। अब अगर मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज,
एक छोटा चार्ज है कि बड़ा चार्ज है? अगर ऐसी बातचीत हो, कभी हम बैठे चाय पर और चर्चा करें, चाय पर बैठ के, है ना, लिटिल शुगर के साथ हम लोग चाय पिए और चर्चा करें कि बताओ ये जो 1 कूलम चार्ज है, ये छोटा चार्ज है बहुत कि बहुत बड़ा चार्ज है ना? तो भाई 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज बहुत बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब इससे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, बहुत 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 बड़ा चार्ज है। इसको अगर तुम किसी स्फेयर पे रख दो, 1 मीटर के स्फेयर पे रख दो, तो वहां पे बिजली चमकने लगेगा 1 कूलम चार्ज से, इतना बड़ा चार्ज होता है। और 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में, ये 1 कूलम चार्ज को पैदा करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर आपको करनी पड़ी है, उसको अगर ढंग से देखेंगे तो सिर्फ नंबर देखिए, सिर्फ नंबर देखिए, 1 कूलम, नंबर देखिए 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज। उस 1 कूलम चार्ज को पैदा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए हैं, वही तो ये नंबर आया है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब 10 का पावर 18, मिलियंस मिलियंस मिलियन टाइम्स। मतलब कंडक्टर का तो पूरा मोहल्ला खाली कर देगा ये। हालांकि कंडक्टर में भी लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 1 कूलम चार्ज को क्रिएट करने में उसकी बत्ती गुल हो जाएगी, अटोरा सूख जाएगा। 6.25 इंटू 10 का पावर 18, खत्म खत्म, सब बर्बाद, कुछ नहीं बचेगा, सारा इलेक्ट्रॉन, सारा मोहल्ला साफ। 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया चार्ज, तो कंडक्टर में बचेगा ही क्या? सोच रहा है, सोच रहा है कितना बड़ा चार्ज है ये? बात तो आप सही कह रहे हो, बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। दूसरी बात, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। या पहले कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में चर्चा। कंडक्टर क्या होता है? सर कंडक्टर सुना तो है, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है, सिंपल। अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में वहां से चार्ज क्या होता है? फ्लो करता है। अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पे मान लो, कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइड्स, मतलब कहां रहते हैं? रिसाइड्स ऑन द पहला ऑप्शन सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, और इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इनसाइड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। रहते कहां है फ्री चार्ज? सरफेस ऑफ द कंडक्टर में वो फ्री चार्ज रहेंगे, कंडक्टर के सरफेस पर रहेंगे, कि कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम में रहेंगे। ये हॉलो स्फीयर नहीं है, पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है, पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है। तो फ्री चार्ज कहां रहता है? ऑप्शन ए एंड बी। फ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स ऑन द surface of conductor or inside the volume of conductor. Where these free electrons are resides, where these free electrons are resides, where these free electrons are रहते हैं, where these free electrons are रहते हैं, बताइए, where these free electrons are रहते हैं, where these free electrons are रहते हैं, कहां रहते हैं ये free electrons? where these free electrons are रहते हैं, where these free electrons are रहते हैं, where these free electrons are रहते हैं, where these free electrons are रहते हैं। कुछ नहीं, चप्पल लाने गया था, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है चप्पल की। तो भाई साहब, तुम्हें कहते हुए थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि तुम 12th के बाद ड्रॉप कर रहे हो और तुम्हारी ये हालत है? करेक्ट आंसर इज नॉट ए, लेकिन मैं ए ही लगाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं, ए ही लगाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि 70
9% लोगों ने 78.82 मतलब 79% लोगों ने लगभग लगभग ये 90% लोगों ने गलत जवाब दिया। एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग 19% लोगों ने सही जवाब दिया है कि इनसाइड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तुमको आज तक यही नहीं पता? आया सेमार ब्रांड का चप्पल है, ये चप्पल खाए किस्मत का ताला खुल जाए। बेटा तुमको इतना ही नहीं पता कि कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो रहता कहां है? क्यों भी तुम्हें आज तक नहीं पता चला? और तुम कहने को साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो। डैश बोल मत देना फिजिक्स केमिस्ट्री किसमें बेइज्जती है कि तुम उसको पढ़ते हो। साल चप्पल मार के गर्दा उड़ा दूंगा एकदम। कोई आ तो जाए अभी ऑनलाइन, आजा आजा, वीडियो कॉल कर रहा हूं, आजा अभी बताता हूं। तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर फ्रीली घूम रहे होते हैं, बाहर थोड़ी ना घूमते हैं। वो विद इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर घूम रहे होते हैं, विद इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने नेगेटिव चार्ज इसके अंदर घूम रहे होंगे, और वो अंदर घूमने के लिए फ्री होते हैं। पॉजिटिव चार्ज बाउंडेड होता है और नेगेटिव चार्ज अंदर घूमने के लिए फ्री रहता है। अब इसका नेट चार्ज कितना है? सर नेट चार्ज इसका 0 है। तो सर लेकिन आपने तो बोला था कि इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अबे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उतने पॉजिटिव चार्ज भी तो है, प्रोटॉन भी तो है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज बॉडी में होना क्या उसको चार्ज कर देती है? फ्री इलेक्ट्रॉन का होना मतलब चार्ज कर देती है। फ्री इलेक्ट्रॉन का होना मतलब चार्ज कर देती है। बता, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना मतलब चार्ज कर देती है। किसी के हिम्मत नहीं उठाने का। तो 1 सेकंड में आंसर दिया था, उठाना भी 1 सेकंड में तेरा मैं सब कुछ निकाल देता हूं बाहर। गुर्दा, हथेली, पफेरी, अटोरा, झिंगूटा सब बाहर निकाल दूंगा 1 सेकंड में। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के पास होना इसका यह मतलब है कि वो चार्ज हो गया? नहीं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होना मतलब है कि उसके जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, टूटा हुआ है, तो वो कंडक्टर के अंदर कहीं भी फ्रीली घूम सकता है, फ्रीली घूम सकता है बस। नहीं नहीं, कोई फोन नहीं इसलिए उठा रहा, शायद इसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है मेरे में, है ना। आई गेस कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है ना। मैंने सेट नहीं कराया हुआ है वो जो होता है ना। अरे कोई कनेक्टेड है क्या? तो फोटो क्यों नहीं दिख रहा इसका? अरे कैमरा ऑफ ऑन कर रहे? मैंने ऑफ कर दिया क्या? देखो फोन उठा लिया है और फोन के पीछे हाथ रख दिया है कि मैं दिखूं नहीं। अबे तुम्हें देखना भी कौन चाहता है? भैंस जैसा शकल लेके घूम रहा है। देखो जानबूझ के देखो, हल्का हल्का सा लाइट आ रहा है। क्या बदतमीजी है ये रे? वो कैसे हटाए? फोन उठा के और पीछे हाथ रख दिया कि हमारा शक्ल ना दिखे। क्या बदतमीजी है भाई ये? हैंग कर दूंगा पूरा सिस्टम आज। तो आ रहा है तो शक्ल तो दिखा सब। चलो सुनो, तो साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे बातों को। ऐसा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका यह मतलब नहीं होता है भागा क्यों, हाँ ऐसे ही रहे। हाँ तूने क्या जवाब दिया था ये बता। चप्पल का है जवाब, क्या दिया था तूने? जवाब क्या दिया था तूने? कहां रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन? कहां रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन? हम तू दिखाई दे रही है, बता फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है ये बता जल्दी। माथा फोड़ दूंगा मार मार के। कहां रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन? बोल कहां रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन? क्या जवाब दिया था तूने? कहां रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है जल्दी बोल। नहीं मुझे लगता है ना
कुछ सेटिंग मेरे फोन का ही खराब है, मतलब फोन का नहीं, इसका। कैसे कैसे सड़े हुए बैगन जैसे बच्चे आ गए हैं इधर। बोल लेना, कुछ बोल ले, अपनी मर्जी से बोल ले, कुछ भी बक जा। चलिए हो गया, धन्यवाद। वो मैं सेटिंग करवाऊंगा, शायद उसमें कुछ ना वो रहता है, कनेक्शन रहता है उसमें, गड़बड़ हो जाता है। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए, चलिए समझिएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब वो बॉडी चार्ज नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब वो बॉडी चार्ज नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके वॉल्यूम के अंदर इधर उधर भाग रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, इधर उधर घूम रहे होते हैं, बाउंडेड नहीं होते। और वही इंसुलेटर का फोटो देखोगे तो कंडक्टर इंसुलेटर के फोटो में कोई फर्क नहीं होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के फोटो में कोई फर्क नहीं होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के फोटो में कोई फर्क नहीं होता है। इंसुलेटर का मतलब यह होता है कि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव चार्ज से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। सॉरी, इंसुलेटर का मतलब, इंसुलेटर का मतलब होता है कि यह भी न्यूट्रल इंसुलेटर है, चार्ज जीरो है। इसके इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, बॉन्डेड मतलब नॉट फ्री। इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव चार्ज से बॉन्डेड है, फिक्स रहते, फिक्स रहते, ठीक है। अब यहां
हेलो 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 हेलो। आइए आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। 5 मिनट का ब्रेक किए दिया था मैंने, आप कहते हो ना ब्रेक नहीं मिलता क्लास के बीच में, तो ब्रेक दिया था और कोई बात नहीं है। तो उस ब्रेक में आपने थोड़ा सा खाना पीना खा लिया होगा ताकि भूख भूख ना लगे आपको दोबारा से, है ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा ये इंटेंट था कि बीच में ब्रेक हो जानी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो क्या रहता है कि इसमें अगर आपको, है ना, थोड़ा पढ़ते पढ़ते हैंग हो जाता दीवार तो ब्रेक चाहिए होता है ना। तो ब्रेक दिया था मैंने आपको 5-7 मिनट का, सरप्राइज ब्रेक था। बताया क्यों नहीं? अबे यार सरप्राइज ब्रेक था, 5-7 मिनट का सरप्राइज ब्रेक था। तो खाना पीना हो गया होगा? नहीं। लो भाई, शिट। तो यहां तक ये नोट्स आ गया है, उसके बाद का गायब हो गया। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे सरप्राइज ब्रेक के चक्कर में सारा नोट्स चला गया। पहले इसको सेव करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कोई खाना पीना नहीं खाया? अरे यार, तो तुम ब्रेक का कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें? ब्रेक का तो फायदा उठाना था। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेक दिया कि बच्चे थक जाते हैं पढ़ पढ़ के, इतना तुम्हारे बारे में सोचता हूं। कोई होगा ऐसा मास्टर जो क्लास के बीच में ब्रेक देता हो कि बच्चे थक जाते होंगे, पानी वानी पी लो, थोड़ा सा हथौड़ा साफ कर लो। मैं तुम्हारे लिए इतना ब्रेक दिया मेहनत से, और तुम कह रहे हो कि हमने कुछ खाया पिया ही नहीं। अरे यार, ये बोर्ड अलग हैंग कर रहा है। कर रहा हूं। कौन कह रहा है कि सर जी बर्तन धोने गए थे? ए, कह रहा है कि सर जी बर्तन धोने गए थे, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक दिया था। बर्तन धोने के लिए ना, तेरे जैसे 4 लोग रखे हुए घर में, मैंने बर्तन धोने गया था। फालतू बकवास बात नहीं समझूंगा मैं। फालतू बकवास बात नहीं समझूंगा मैं। कह रहा सर जी बर्तन धोने गए थे, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक दिया था। क्लास के बीच में सर बर्तन धो लेते हैं जाके। फालतू बकवास नहीं सुनूंगा मैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कंडक्टर इंसुलेटर का। तो देखिएगा, कंडक्टर क्या होता है साहब? हैविंग large number of free electron, large number of electrons which allow electricity, which allow electricity जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? अलाउ करता है ना। और ये आपका एक स्फेयर है। इस स्फेयर में, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर है। इस स्फेरिकल कंडक्टर में अगर मैं बात करूं, तो जितने पॉजिटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही बेटा निगेटिव चार्ज है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज अभी मैं पॉजिटिव के पास बनाया, लेकिन ये कंडक्टर अगर है, न्यूट्रल है, मतलब इसमें कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है विच आर अलाउड टू मूव इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर allowed to move inside volume of कंडक्टर, इनसाइड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वो अंदर वॉल्यूम के अंदर कंडक्टर में घूमते रहता है, सरफेस पर नहीं जाएंगे ना बेटा। और उसमें पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो सरफेस पे क्यों जाएंगे, सरफेस पे क्यों ही जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो फ्री टू मूव होता है, फ्री टू मूव होता है। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक चार्ज देता हूं, सम एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, some excess charge given to conductor resides on the surface of conductor। अब देखो ध्यान से, मैं इसी को ना बना लेता हूं यहां पे एक बार और कॉपी करके। इससे फायदा क्या होगा कि इसी को हमने यहां पे बना लिया। हाँ सर ठीक है, बना लिया। अब इस पर नेट चार्ज अभी कितना है सर? नेट चार्ज तो 0 है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन देखो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन अब न्यूट्रल बॉडी हो गई, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। हाँ सर, तो एक इलेक्ट्रॉन जो दूंगा उसको अट्रैक्ट रिपेल करने वाला तो कोई होगा नहीं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये दोनों अपने को रिपेल करेंगे, ये तीनों रिपेल करेंगे, चारों रिपेल करेंगे, 5 6 7 रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो चाहेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कहां जाके रहेंगे? सरफेस पर। तो चाहे कोई एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, वो कहां रहता है? वो सरफेस पर रहता है। कितनी खूबसूरत बात है, सोचो। वो कहां रहता है? वो सरफेस पर रहता है। सम एक्सेस चार्ज दैट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंस में वहां पे निगेटिव चार्ज रखूं या पॉजिटिव चार्ज रखूं। वहां पे अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज दिखेगा या निगेटिव चार्ज, वो सरफेस पर दिखाई देगा, वो सरफेस पर दिखाई देगा। ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है, इसका नेट चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूमता रहेगा। कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज देते हो, चाहे वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, वो कहां रहता है? वो सरफेस पर रहता है। और एक चीज और, मान लो ऐसा कंडक्टर है, इस शेप का कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर है, और इसको आपने अगर चार्ज किया है, एक्सेस चार्ज दिया है, तो इसका एक्सेस चार्ज ज्यादा रहेगा इस शार्प एज पर ज्यादा रहेगा। तूने अगर मिस्टर बीन का कोई एपिसोड देखा होगा जिसमें मिस्टर बीन कई अलग तरह की हरकतें करता है, तो एक एपिसोड में यह दिखाया गया, शायद आपने वो एपिसोड देखा होगा, जहां पे क्या होता है कि वेंडी ग्राफ जनरेटर होता है। वेंडी ग्राफ जनरेटर, ये समझो कि वो हाईली चार्ज बॉडी होती है और हमारा बॉडी भी कंडक्टर है। तो वहां पे क्या होती है कि लड़कियां जाती है स्पेशली, और उस वेंडी ग्राफ जनरेटर के उसके खंबे पर, ये देखो ऐसा खंबा मोटा होता है, ऐसा होता है वेंडी ग्राफ जनरेटर, ऐसा होता है। इस पर लड़कियां हाथ रखती है, और हाथ रखते से ही देखना, ये सुंदर सुंदर नैन वाली ये लड़की है, हाथ रखते से ही इसके बाल एकदम भूतनी की तरह ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसे क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि मान लो चप्पल पहन के खड़ी है, ऐसा नहीं, चप्पल पहन के खड़ी है, दोनों हाथ हैं इसके। तो जैसे ही इसने यहां पे हाथ रखा, इसकी बॉडी क्या है? कंडक्टर, चार्ज मूव करके गया, और एक्सेस चार्ज हमेशा शार्प कॉर्नर पे होता है, और शार्प कॉर्नर इसके बाल से ज्यादा क्या हो सकता है? तो चार्ज इसके बालों के कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाते हैं, और ये सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करेंगे तो दूर भगाने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए बाल पूरे ऐसे आसमान में फैल जाते हैं। क्या आपने देखा है? ये आपने देखा है, एकदम झिंगोटा की तरह इसके बाल ऐसे फैल जाते हैं। तो मिस्टर बीन भी ऐसे काम करता है वहां पे जाके, है ना, वो ये एपिसोड में है। तो आप याद रखना, बेबी को बेस पसंद है ना, और चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। बेबी को बेस पसंद है और चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। तुमको क्या पसंद है? हमको सर काला बैगन बैगन छाप। ठीक है बेटा। तो ऐसा है कि यहां पे क्या होता है? चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है। क्यों? ये चार्ज का नेचर है कि वो शार्प पॉइंट पे रहना चाहता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है भाई? तो इंसुलेटर डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो इसमें क्या होता है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम अपने पॉजिटिव चार्ज के लिए लॉयल होते हैं, उसके साथ चिपके रहते हैं,
दूर नहीं जाते हैं। ये क्या होते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सम चार्ज, सम एक्सेस चार्ज गिवन टू इंसुलेटर, सम एक्सेस चार्ज गिवन टू इंसुलेटर, some excess charge given to insulator remains there where it is placed, एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझिएगा कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर में क्या फर्क होता है। सुनिएगा, इंसुलेटर एंड कंडक्टर में क्या फर्क होता है। जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारा कंडक्टर है, इस पर चाहे तुम एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करो या एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज क्रिएट करो, वो कहां रहेगा? सरफेस पर। वो अपने आप सरफेस पर तुमको दिखाई देगा अगर ये कंडक्टर है तो। लेकिन इंसुलेटर में चार्ज फ्लो तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो अगर इसको तुम एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, सम एक्सेस चार्ज गिवन टू द इंसुलेटर रिमेन्स देयर वेयर इट इज प्लेस्ड, मतलब जहां पे तुम एक निगेटिव चार्ज यहां पे एक्स्ट्रा पैदा कर रहे हो तो यहीं पे बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। यहां पे पैदा कर रहे हो तो यहां पे बैठा रहेगा, यहां पे पैदा कर रहे हो तो यहां पे बैठा रहेगा। जहां पे तुम एक्स्ट्रा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज दोगे वो वहीं पे रहेगा, कि इंसुलेटर फ्लो अलाउ नहीं करता है। कंडक्टर में सरफेस पर क्यों जाता है, मैं फिर से बताता हूं। होता क्या है कि अंदर तो न्यूट्रल है, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्सन, नेट चार्ज 0। अब इस पर कोई भी चार्ज तुम रखोगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट करोगे, वो एक्स्ट्रा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि अंदर तो नेट चार्ज 0 है, और एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहेगा। ये कंसेप्ट होता है। ये क्या होता है? ये कंसेप्ट होता है। अब मान लो कि यहां पे कोई तुम्हारा कंडक्टर है। हाँ सर, कंडक्टर है, इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। तो मैंने 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 निगेटिव चार्ज लिए। नेट चार्ज इसका क्या है? 0 है। नेट चार्ज इसका क्या है? न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या है ये? न्यूट्रल कंडक्टर है। और ऐसा ही एक हमने न्यूट्रल इंसुलेटर ले लिया, और चलो एक और ऐसा ही न्यूट्रल इंसुलेटर और ले लेता हूं, है ना। ऐसा ही न्यूट्रल इंसुलेटर ले लेता हूं एक और। ये मैंने ले लिया न्यूट्रल इंसुलेटर। अब देखना कंडक्टर और इंसुलेटर के चार्ज में, इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क होता है। अब मैं यहां पर एक हेविली पॉजिटिव चार्ज लाके रखता हूं इसके पास। अगर मैं हेविली पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के आसपास लाके रखूंगा, एकदम हेवी पॉजिटिव चार्ज, एकदम हेवी पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के आसपास लाके रखता हूं, यहां फोटो बना लिया, एक हेवी चार्ज कंडक्टर के आसपास लाके रखा, ठीक है। हाँ ठीक है। और इस इंसुलेटर के आसपास में भी एक हेवी चार्ज रखा। जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और बहुत ज्यादा कोई हेवी पॉजिटिव चार्ज उसके आसपास आ जाएगा तो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और कहते हैं ये चार्ज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, अपने साथ हमको ले चलो, ये पॉजिटिव चार्ज है, अपने साथ हमें ले चलो। तो होगा क्या, ये सारे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, इसके साथ है, लेकिन फ्री टू मूवेबल है, तो ये कोने में यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे और बोलेंगे कि ये वाला चार्ज हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसके साथ में चली जाऊंगे। सारा इलेक्ट्रॉन कोने पर इकट्ठा हो जाएगा, कूदने के लिए तैयार हो जाएगा, थोड़ा भी मौका मिलेगा कूद के इससे चिपक जाना चाहता है। तो देख रहे हो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कोने में आ गए और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमको इस पॉजिटिव चार्ज से मिलने का मौका मिल जाए, है ना। लेकिन जो इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने जगह से टच से मस नहीं होंगे, वो वहीं पे रहेंगे, बोलेंगे नहीं, हमारा चाहे कोई भी कितना भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन हमारा प्यारा यही पॉजिटिव चार्ज है। नून रोटी खाएंगे लेकिन हम इस पॉजिटिव चार्ज के संगे ही रहेंगे, चाहे नून रोटी खाएंगे लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के संगे ही रहेंगे, ठीक है। नून रोटी खाएंगे लेकिन हम इस पॉजिटिव चार्ज के संगे ही रहेंगे, हम किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। नून रोटी खाएंगे लेकिन हम साथ रहेंगे। क्या है वो गाना था ना, नून रोटी खाएंगे लेकिन, कौन सा गाना था? एक गाना है बहुत सुंदर, नून रोटी खाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। ठीक है।
मौत जाए मौत जाए इनका खातिर लौट जाए बहुत मारे जाती जॉब से भी और जाए ठीक है मौत जाए इनका खातिर लौट वह नून रोटी खाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। चलो जो भी है, यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इतने बॉन्डेड होते हैं स्ट्रांगली कि इसको छोड़ के चाहे कोई भी लालच मिल जाए नहीं जाते। बस इतना समझ, ठीक है ठीक है। अब देखो, और इसके जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होते हैं एकदम लालची होते हैं, उसको कोई भी हेवी पॉजिटिव चार्ज देखा उसके तरफ भागने लगता है। और देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक कोने में निगेटिव चार्ज हो गया तो अपने आप जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना वहां पे हमें पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता हुआ दिखेगा। एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज इधर भागा नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन भाग किधर चले गए, तो यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग रीजन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन हो गया। तो यहां पे हमें पॉजिटिवली चार्ज रीजन एक दिखाई देगा और यहां पे हमें निगेटिवली चार्ज रीजन एक दिखाई देगा। क्या तुम समझे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन सच में भाग के गया है? क्यों भाग के गया है? कि इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुआ है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इधर चला गया, तो निगेटिव चार्ज, और यहां पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई देगा। क्या अभी भी बॉडी न्यूट्रल ही है? हाँ सर, अभी भी बॉडी न्यूट्रल हुआ है। ओनली सेपरेशन ऑफ चार्ज अकर्स, ओनली सेपरेशन ऑफ चार्ज अकर्स, सेपरेशन ऑफ चार्ज अकर्स। कोई चार्ज यहां से कूद के बाहर नहीं गया है और चार्ज बाहर से इसमें आया भी नहीं है, चार्ज बाहर से इसमें आया भी नहीं है। हुआ क्या है कि चार्ज थोड़ा सा क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है, चार्ज थोड़ा सा सेपरेट हुआ है, लेकिन अभी भी बॉडी न्यूट्रल रहेगा। सर ठीक है, सर ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इंडक्शन। ये एक्चुअल में यहां पे इंडक्शन हुआ है। इंडक्शन इज नथिंग बट, मैं आपको बता देता हूं, इंडक्शन इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो सर ये तो सिर्फ कंडक्टर में होगा, इंसुलेटर में नहीं होगा। हाँ, ओनली नॉट इन इंसुलेटर। पहले तो मैं बोल दूं नॉट इन इंसुलेटर, नॉट इन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर में नहीं होता है, नॉट इन इंसुलेटर, ओनली इन कंडक्टर, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज होती है जो कभी कभी कंडक्टर कभी कभी इंसुलेटर जैसा बिहेव कर लेता है। जैसे एयर, एयर वैसे इंसुलेटर है लेकिन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो परफेक्टली इंसुलेटर होता है, जैसे वुड, प्लास्टिक। तो वुड एंड प्लास्टिक को चाहे कुछ भी कर लो लेकिन वो कंडक्टर नहीं बनेगा। तो वुड एंड प्लास्टिक एकदम तुम्हारा इंसुलेटर है ना। और कॉपर, आयरन, ये सब तुम्हारे कंडक्टर होते हैं। कुछ इंसुलेटर भी कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जो ड्यूअल बिहेवियर रखता है, हैविंग सम टाइम बिहेव एज अ कंडक्टर, सम टाइम बिहेव एज अ इंसुलेटर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम कंडक्शन, सॉरी, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेवफा होते हैं, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बेवफा होते हैं। कोई भी उसको बहला फुसला के अपने साथ ले जाने की कोशिश कर सकता है, ये उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन इंसुलेटर के फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतनी सी बात हमें यहां पे समझनी थी, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। अब देखो, a solid and a hollow conducting sphere have same radius, then hollow sphere will hold more maximum charge, solid sphere will hold more maximum charge, both the sphere will hold same maximum charge। देखो, सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिनकी रेडियस सेम है, सम एक्सेस चार्ज इज गिवन, मतलब एक चार्ज उसको हम दे रहे हैं, वैसे तो न्यूट्रल है, हम कुछ चार्ज दे रहे हैं, सम एक्सेस चार्ज इज गिवन, एक्सेस चार्ज इज गिवन, चार्ज इज गिवन, सम एक्सेस चार्ज इज गिवन। अगर मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल सी, तुम सही जवाब दे रहे हो, बोथ स्फीयर विल होल्ड सेम चार्ज। सर सॉलिड और हॉलो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा? देखो, ये मान लो हॉलो स्फीयर है, तो चार्ज जो एक्स्ट्रा दोगे तो सरफेस पर रहेगा। हाँ सर, सरफेस पर रहेगा। और मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसको भी जो एक्सेस चार्ज दोगे वो भी सरफेस पर रहेगा। अंदर मटेरियल में एक्सेस चार्ज नहीं रहता है, मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या उसके बॉन्डेड प्रोटॉन और एटम्स रहते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं कंडक्टर के सरफेस पर रहता है। तो सरफेस एरिया तो सेम है ना, सरफेस एरिया तो सेम है ना, सरफेस एरिया सेम है तो चार्ज यहां पर सेम ही रहेगा, सरफेस एरिया सेम है तो चार्ज यहां पे सेम ही रहेगा। बोथ स्फीयर विल सेम होल्ड सेम मैक्सिमम चार्ज,
सरफेस एरिया सेम है तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, सरफेस एरिया सेम है तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे 99.99% बच्चे को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वो मैं अभी समझाने वाला हूं। देखो, नो न्यू चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक कहावत सुना है, चाकू तरबूज पे गिरे, तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। कहावत सुना है, ये तरबूज है और ये तेरा चाकू है, तो चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। इस कहावत से क्या समझते हो? इस कहावत से क्या समझते हो? इस कहावत से क्या समझते हो? सुने तो होगे, सुने तो होगे। कहावत से क्या समझते हो बताओ? इस कहावत से क्या समझते हो? चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। इस कहावत से क्या समझते हो? ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ तो समझते ही हो। तरबूज कट गया, ठीक, तरबूज कट गया। तो अब यहां पे समझना कि मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकते हैं। मान लो ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इस पर चार्ज है +4 कूलम और इस पर चार्ज है मान लो -2 कूलम। तो टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना है? तो 4 कूलम -2 कूलम, तो सर 4 कूलम -2 कूलम, तो इस पर चार्ज हो जाएगा 2 कूलम के बराबर। अब मैं कहता हूं कि इफ 8 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, 8 कूलम चार्ज हम ए से बी पर ट्रांसफर कर रहे हैं। 8 कूलम चार्ज हम ए से बी पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ए से बी पर ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने चार्ज? 8 कूलम चार्ज। तो दोनों में फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा? हमने चार्ज पैदा नहीं किया, ए से बी पर हम चार्ज को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ए से बी पर चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ए से बी पर हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं सर? 8 कूलम। अब इस पर था कितना सर? +4 एक्स्ट्रा था। अब इस पर 8 कर दोगे तो क्या इस पर -4 कूलम बचेगा? भाई 8 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से 8 कूलम उठा लिया तो 4 था, में से 8 उठा लिया तो 4 - 8 क्या -4 बचेगा? क्या -4 कूलम बचेगा? हाँ सर। और 8 + 8 कूलम चार्ज इसको मैंने दे दिया, तो 8 कूलम चार्ज इसको दिया, पहले से -2 था, 8 दिया, तो इस पर 6 कूलम बचेगा। अब बताओ टोटल नेट चार्ज सिस्टम पे कितना है? सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है? सिस्टम पे 6 - 4 बराबर 2 कूलम। अभी कहानी तो मैंने कर दिया, इसमें कोई गलती नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया। लेकिन बच्चा कहता है कि सर बॉडी ए से बी पर +8 कूलम चार्ज साला गया कैसे? क्योंकि प्लस चार्ज तो ट्रांसफर होता नहीं है, ट्रांसफर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस चार्ज कैसे गया सर? क्या तेरे मन में भी ये सवाल आया? बच्चा कहता है कि सर देखो ये 4 कूलम है, अब 4 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब अगर मैं किसी भी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर करना चाहता हूं तो चार्ज का तो ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का झोल है, तो हमें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो हमें इस पर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन हमें यहां से निकाल के ए को देना पड़ेगा, तो बी को इलेक्ट्रॉन निकाल के ए को देना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर पूछा जाए इसमें कहां से कहां हुआ है, तो बी से कुछ इलेक्ट्रॉन लेके और ए को दिया है, तभी तो बी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बी पर देखो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ए को इलेक्ट्रॉन देंगे, बी से इलेक्ट्रॉन ए पे गया है। तो एक्चुअल में अगर एकदम डीप में जाके यहां पर देखे
एकदम डीप में जाके देखें, डीप में जाके देखें तो इलेक्ट्रॉन B2A ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है? डीप में जाके देखे तो इलेक्ट्रॉन बी से ट्रांसफर हुआ है, बी से ट्रांसफर हुआ है। लेकिन इतना डीप में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो चार्जिंग का कंसेप्ट आपको आता है इसलिए आपने डीप में जाके देख लिया। बाकी अगर इतना बोल देना कि इसमें से चार्ज यहां पे हमने उठा के इसको दे दिया, तो जितना था और जितना हटा दिया, तो जो था +4 और इसमें से हटा दिया -8 कूलम, तो बचा कितना? सर बचेगा -4 कूलम। आप यही कंसेप्ट सिंपल स्केलर फॉर्म में ला, बस, और कोई टेंशन नहीं है। तो ये काम हुआ। तो वही मैं कह रहा था कि देखो इलेक्ट्रॉन गया कहां से कहां, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ही, तो कटेगा तो तरबूज ही। अब चाकू तरबूज पर गिरे, ये तरबूज खुद चाकू पे गिर जाए, कटना तो तरबूज को ही है। तो ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन का ही होना है बाकी। लेकिन ओवरऑल हम ऊपर ऊपर से कह सकते हैं हाँ ठीक है सर, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो इलेक्ट्रॉन की इधर आने से निगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर गया होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर गया होगा, निगेटिव चार्ज पीछे आया होगा। तो एक्चुअल में निगेटिव चार्ज से ही चीजें होती है, लेकिन उसका इफेक्ट हम डायरेक्ट ये तो बोल ही सकते हैं ना कि कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां से ए से बी पर आ गया, तो हम उसकी डायरेक्ट इफेक्ट की बात कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। और देखिए इधर, और देखिए इधर, अब मैं एक बार और बोलता हूं, इफ +3 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, और मैंने ए से बी पर 3 कूलम चार्ज दे दिया, तो जब 3 कूलम चार्ज मैं दूंगा तो ए और बी पे फाइनल चार्ज कितना बचेगा? तो सर इससे और 3 उठा लिया तो -4 था, और 3 और उठा लिया तो -7 कूलम बचेगा, और आपने 3 इसको दे दिया तो ये 9 कूलम बचेगा। सिस्टम पर टोटल चार्ज 2 कूलम भी बचेगा। अब एक बार फिर ट्रांसफर्ड -4 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए, ये बी था ये है, तो -4 कूलम चार्ज हमने ट्रांसफर किया, -4 कूलम चार्ज लेके मैंने ए को दे दिया बी से। अब बताओ फाइनल चार्ज क्या बचेगा? सर एक मिनट, क्या कह रहा हूं? -4 कूलम चार्ज, हाँ, इस पर से -4 कूलम चार्ज मैंने उठा के इसको दिया माइनस, तो -4 कूलम इसको देंगे तो ये -11 कूलम होगा, हाँ, तो ये सर पूरा 13 कूलम हो जाएगा फिर तो ये, क्योंकि प्लस था, इसमें से और निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालोगे, माइनस चार्ज यहां से ले जाओगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा। अभी भी नेट चार्ज तुम्हारा 2 कूलम भी बचा। अब यहां से मान लो कि इफ +15 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए, बी से ए को +15 कूलम चार्ज दे दिया, तो ये -11 था, 15 दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये -11 था, इसको मैंने बी से ए पर 15 कूलम चार्ज दिया, तो ये +4 कूलम हो जाएगा, +4 कूलम हो जाएगा, और ये -2 कूलम हो जाएगा। क्या बताओ, इनिशियल स्टेट ही फिर से आ गया क्या? अभी भी सिस्टम का चार्ज +2 कूलम भी रहेगा। तो ये चार्ज का ट्रांसफर है, ये चार्ज का ट्रांसफर है। तो अगर मैं कभी कहूं कि देखो बेटा इस पर ना 10 कूलम चार्ज था, एक और न्यूट्रल कंडक्टर, इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसको मैंने जब टच कराया ना तो ये आधा आधा चार्ज बांट लिया, इस पर भी +5 कूलम बटा, इस पर भी +5 कूलम बटा। बोल सकता हूं क्या सर आधा आधा अगर बांटेगा, कैसे बांटा वो छोड़ो, आधा आधा बांट लिया, अगर मैं बोलो आधा आधा बांटेगा ही बांटेगा तो +5 टोटल 10 हो गया। हाँ, लेकिन सर ऐसे कैसे प्लस चार्ज आया, जाता तो इलेक्ट्रॉन है? अबे यार, कटेगा तो तरबूज ही, ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, लेकिन फाइनल इफेक्ट तो हम देख ही सकते हैं। क्या आपको ये फ्लो समझ में आ रहा है? क्या आपको ये फ्लो समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया आपको, डीप में जाके देखेंगे वो वाली चीज अलग है। तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे जाता है तो एक्चुअल में निगेटिव वापस आया होगा, तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कहीं निगेटिव का चार्ज गया है तो इलेक्ट्रॉन ही गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। खूब सारा चार्ज का ट्रांसफर ए से बी कर लिया, बी से ए कर लिया, लेकिन सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो सेम रहा। देखो सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो सेम रहा। देखो क्या आपको ये बात पूरी अंदर तरीके में घुसी दिमाग में? कोई कंफ्यूजन कहीं दूर दूर तक है तो मुझे बताओ। चलो अब आते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। बॉडी को चार्ज करेंगे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। सबसे पहला मेथड होता है बॉडी को चार्ज करने का बेटा, फ्रिक्शन।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ओनली फॉर इंसुलेटर, ओनली फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर, नॉट फॉर कंडक्टर, नॉट फॉर कंडक्टर। ये कंडक्टर के लिए नहीं होता है। क्यों? अबे कंडक्टर तो कंडक्टर है, उसमें तो टच करा दोगे तो इलेक्ट्रॉन वाई इधर से उधर भाग जाएगा, उसमें रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, टच कर दोगे तो भी चार्ज भाग जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। तो चार्जिंग बाय अ फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय अ फ्रिक्शन इज ओनली फॉर द इंसुलेटर नॉट फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर को रब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कंडक्टर को रब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंडक्टर को तो टच कराओगे तो भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चला जाएगा, है ना? ठीक है, ओके। तो व्हेन टू बॉडी आर रब टुगेदर, और वो दोनों बॉडी क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। टू बॉडी आर रब टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर बॉडी निगेटिवली चार्ज। जैसे मान लो दो बॉडी है, ये ए और बी, चार्ज ऑन ए इज 0, नेट चार्ज ऑन बी इज 0, दोनों न्यूट्रल है, दोनों को हम रब करेंगे, है ना, रगड़ेंगे, घिसेंगे। ये पूरा पुराना मेथड है, घिसा पीटा मेथड, घिस घिस पीट के हम ये काम कर रहे हैं। तो एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, दोनों को हम रब करेंगे, एकदम तेजी में खींचेंगे, घिसेंगे। घिसेंगे तो क्या होगा कि एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम होती है और एक की थोड़ी ज्यादा होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता ज्यादा रखता है और दूसरे में थोड़े स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो मान लो कि ए से इलेक्ट्रॉन कुछ लूज करके बी पर गए, अब जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो क्या इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज क्रिएट होंगे? ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ charge created on the body, always equal and opposite nature of charge created on the body, always equal and opposite nature of charge created on the body, equal and opposite nature of charge created on the body, always equal and opposite nature of charge created on the body। क्यों भाई? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 10 ही गेन करेगा। ऐसा तो नहीं कि हवा में कहीं अपने आप 10 लूज किया और 11 गेन कर लिया, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ये बताइए, 10 लूज करके क्या 11 गेन कर सकता है क्या? नहीं सर, 10 लूज करके 11 गेन हम नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि लूज 10 किया और गेन 8 ही किया? नहीं सर, लूज 10 किया तो 10 ही गेन करेगा, सिंपल केस है, सिंपल केस है। तो चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज क्रिएट होंगे। क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज क्रिएट होंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बेटा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है, नॉट फॉर इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक, नॉट फॉर इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, ये इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं होता है। कंडक्शन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, conduction of charge body involves a transfer of like charges. A positively charged body can cause more positive charge, more body to get positive charge। देखो ये क्या कह रहा है, positive charged body can cause more body to get positively charged, but the sum of the total charge on all the positively charged body will be the same as charge on the initial considering charged body। जैसे मान लो एक बॉडी है A, उस पर 10 कूलम चार्ज है, सेम साइज का एक दूसरा बॉडी लिया 10 कूलम चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज था 0 और इस पर 10 कूलम चार्ज। तो पहले बॉडी पर चार्ज है ए पर 10 कूलम, बी पर चार्ज है 0। अब इन दोनों को हमने टच करा दिया, इन दोनों को हमने टच करा दिया। टच करने से क्या होगा कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो कर सकते हैं। तो फाइनली सेम साइज के होने की वजह से, अलग साइज का हो गया तो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, सेम साइज का होने की वजह से ये क्या करता है कि आधा आधा चार्ज बांट लेता है। तो फाइनली ए पर भी 5 कूलम रहेगा और बी पर भी 5 कूलम रहेगा, ठीक है, दोनों आधा आधा चार्ज बांट ले। तो टोटल चार्ज सिस्टम पे क्या हो गया, नेट चार्ज सिस्टम पे क्या हो गया, 10 कूलम।
दोनों का जोड़ के 10 कूलम ही रहेगा, नया चार्ज तो पैदा ले नहीं सकता है। ए से बी पर चार्ज ट्रांसफर करिए, तो ए कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, उसने जो बी को चार्ज किया वो कैसा किया, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या था, यहां पे कोई चार्ज बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रिक्शन में क्या होता है कि दोनों न्यूट्रल होते हैं, बोथ आर न्यूट्रल, इसमें रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे में एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एक ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया तुम्हारा एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक चार्ज बॉडी चाहिए। सर अगर पहला निगेटिव होता तो ये निगेटिव होता, टच करेंगे तो ये अपना कुछ निगेटिव इसको दे देता, टोटल चार्ज हमेशा पहले जितना था उतना ही रहेगा। अब जरूरी नहीं कि सेम दे, सेम साइज का था इसलिए सेम दिया है, सेम साइज का था इसलिए सेम दिया है। तो कंडक्शन किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। कंडक्शन किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। टच कराने से या तार जोड़ देने से काम हो जाता है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरे को पॉजिटिव चार्ज कर देता है, एक निगेटिव दूसरे को निगेटिव कर देता है, लेकिन सम ऑफ चार्जेस हमेशा सेम रहते हैं। टोटल चार्ज 10 कूलम, बाद में भी 10 कूलम, बाद में भी 10 कूलम। पहला चार्ज 10 कूलम, बाद में भी 10 कूलम। जैसे मान लो एक स्फीयर, जैसे मान लो स्फीयर, इस स्फीयर पर चार्ज मान लो है -20 कूलम, ये है ए, -20 कूलम, ये है ए, QA -20 कूलम। सेम साइज का एक स्फीयर है, उसको तार से जोड़ देंगे, उसको हम तार से जोड़ देंगे, ऐसे तार से भी जोड़ा नहीं है। ये है तुम पर चार्ज +20 कूलम ले लो, चलो +20 कूलम, और इस पर +10 कूलम, सेम साइज का है, सेम साइज, सेम साइज। ये की लगा है, देख लो पहला है तुम्हारा सेम साइज का 20 कूलम चार्ज, इस पर 10 कूलम चार्ज, तो दोनों चार्ज देखे। हाँ, फाइनल चार्ज, फाइंड फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड। फाइंड फाइनल चार्ज व्हेन की इज क्लोज्ड। तो फाइनल चार्ज बताओ जब मैंने की को बंद कर दिया। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये आपको नहीं पता चलना चाहिए, और ये आपको पता भी नहीं करना है। वो सवाल में दिया रहेगा कि ए लूज किया, बी गेन किया, या ये दिया रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, या आपको ये दिया रहेगा कि ए और बी को रब किया तो बी पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया। तो जो पॉजिटिव चार्ज आया उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इतना, बस इतना। अबे मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नीट की औकात नहीं पूछ ले। जितना मैं बोल दूं, मेरे मुंह से जितना वर्ड निकल गया ना, बस उतना ही तुमको पढ़ना है, ये समझ लेना। तुमको नहीं पता करना, और 50 साल का जेई और नीट का पेपर उठा के देख ले, नहीं पता करना। पता करना है तो हिंट से पता करना है, क्या कि ए और बी में ए निगेटिव चार्ज, बी पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसने लूज किया, तो बता ही सकते हो। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज फाइनली आ गया तो, या तुम्हें यह बता देगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, दूसरे के थोड़ी स्ट्रांगली बाउंडेड है, कौन लूज करेगा, जिसमें लूजली बाउंडेड है। चमन देख रहे, सेम साइज के हैं, तार से जोड़ दिया, तो दोनों सेम चार्ज रखने की कैपेसिटी होती है। हाँ सर, सेम चार्ज रखने मतलब दोनों का रेडियस सेम है, तो मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी सेम होगी। ये तो अभी पढ़ा है तुमने कि रेडियस सेम है तो सरफेस एरिया सेम होगा, तो सेम चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो ये क्या करेगा कि टोटल चार्ज का आधा बांट लेगा। तो इस पर फाइनल चार्ज होगा 15 कूलम, और इस पर भी फाइनल चार्ज होगा 15 कूलम, और टोटल चार्ज अगर नेट पूछे तो 30 कूलम। और पहले भी कितना था, 30 कूलम, बस पहले भी 30 कूलम, बाद में भी 30 कूलम। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ऑफ अ डिफरेंट रेडियस। ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑफ फ्रॉम वन टू अदर ऑफ डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियस। तो इसका प्रूफ भी मैं कर दूंगा, चिंता करने वाली बात नहीं। जैसे मान लो कि R1 रेडियस का एक स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q1, इसको तार से हम जोड़ेंगे। R2 रेडियस का स्फीयर है, इस पर चार्ज है Q2। जब मैं की को क्लोज कर दिया, तो इस पर फाइनल चार्ज है Q1 डैश और इस पर फाइनल चार्ज है Q2 डैश।
मतलब इसका फाइनल चार्ज इनिशियल Q1 था, फाइनल Q1 डैश हो गया। इसका इनिशियल Q2 था, इस पर Q2 डैश हो गया। तो Q1 Q2 कितना होगा? तो सिंपल सा एक बताता हूं तरीका। पहले चार्ज का पहले स्फीयर पे फाइनल चार्ज लिखोगे, पहले स्फीयर पे फाइनल चार्ज लिखोगे, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर लिखोगे। तो लिखने का तरीका क्या है? जो इनिशियल टोटल चार्ज था उसको जोड़ लो। पहले इनिशियल जो टोटल चार्ज था, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, जोड़ लो। जिस पर चार्ज लिख रहे हो उसका रेडियस बटा टोटल रेडियस, बस। क्यों भाई? पहला लॉजिक, पहला है मास्टर समझना, डायमेंशन सेम होना चाहिए। चार्ज है तो चार्ज है, रेडियस बटा रेडियस कट गया, चार्ज आ गया। डायमेंशन की फील आ गई तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, पहली बात। दूसरी बात कि सर चार्ज उतना ही ज्यादा एक्युमुलेट करेगा जितना बड़ा उसका रेडियस होगा, है ना। चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, चार्ज मैक्सिमम चार्ज रखने की कैपेसिटी, मैक्सिमम चार्ज होल्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जिसका रेडियस जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा रखेगा, तो इसलिए पहले का फाइनल चार्ज पहले की रेडियस। ओ सर, और पहले की रेडियस अगर तुमने लिखा तो टोटल रेडियस लिखना पड़ेगा डायमेंशनली मैच कराने के लिए। तो सर इसका मतलब Q2 डैश बराबर हो जाएगा टोटल इनिशियल चार्ज और दूसरे का रेडियस बटा टोटल रेडियस। हाँ, और दोनों को डिवाइड कर दो, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। फाइनल चार्ज Q1 पे Q1 के रेडियस के प्रोपोर्शनल और Q2 पे दूसरे के रेडियस के प्रोपोर्शनल। सेट हो गया मामला। डायमेंशन समझ डाला तो झिंगा लाला। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सो मच। देखो एकदम टाइम से क्लास छोड़ता हूं मैं। अब कुछ होमवर्क होंगे उसको कर लेना।